लास्ट टाइम हम कवर कर रहे थे क्विक सॉर्ट, और उसके अंदर हमने पार्टीशन का लॉजिक देखा था, क्विक सॉर्ट का लॉजिक देखा था। तो मैं स्क्रीन को शेयर करके वहीं से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मीनवाइल पूछ लीजिएगा। थैंक यू। मैं रिपीट करता हूं, हम डिस्कस कर रहे थे मर्ज सॉर्ट को। मर्ज सॉर्ट जो है, सॉरी, हम क्विक सॉर्ट को डिस्कस कर रहे थे। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट में फर्क ये है कि बेशक दोनों डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन मर्ज सॉर्ट में दोनों जो डिवाइड करते हैं हम पार्ट्स, वो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं और बिल्कुल एक सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। आफ्टर द डिवीजन जब वो दोनों कॉन्कर हो जाते हैं विद द रिकर्सिव कॉल्स, तो फिर हम आखिर पे उनको आपस में मर्ज करते हैं, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट हिस्से जो कॉन्कर हुए हैं वो इंडिपेंडेंटली तो सॉर्ट होते हैं, बट ओवरऑल एरे सॉर्टेड नहीं होती। इसके मुकाबले में क्विक सॉर्ट जो है वो एरे को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए एक एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है जिसका नाम पार्टीशन है। और ये पार्टीशन एक इंडेक्स रिटर्न करता है कि पार्टीशनिंग कहाँ हुई है, डिवीजन कहाँ हुई है। अब ये एल्गोरिथम थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, ये एरे के अंदर कुछ वैल्यूज को मूव भी करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, और उसके बाद ऐसा इंडेक्स रिटर्न करता है जिससे पीछे पीछे सारी वैल्यूज उससे छोटी होती हैं और उससे ऑनवर्ड सारी वैल्यूज उस वैल्यू से जो क्यू इंडेक्स पे पड़ी हुई है बड़ी होती हैं। तो इसकी वजह से हमें उसके बाद किसी किस्म के कॉम्बिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो हमारा ये एल्गोरिथम है। पार्टीशन का लॉजिक जो है वो यहाँ पर गिवन है। इस पार्टीशन के लॉजिक में आखिरी वैल्यू जो है ए ऑफ आर, उसको एज अ पिवट सेलेक्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद ये एक लूप पी से लेके आर माइनस वन तक आइट्रेशन होती है, और कंपैरिजन के बाद कुछ वैल्यूज एक्सचेंज होके अल्टीमेटली वो इंडेक्स जो आई प्लस वन है वो रिटर्न कर दिया जाता है, और आई प्लस वन इंडेक्स के ऊपर पिवट आ जाता है। पी से आई तक जितनी वैल्यूज होती हैं वो ए ऑफ आई प्लस वन यानी पिवट से छोटी होती हैं, और ए ऑफ आई प्लस टू से ऑनवर्ड आर तक जो वैल्यूज होती हैं आफ्टर दिस एल्गोरिथम वो उससे बड़ी होती हैं। तो ये है पार्टीशन का एल्गोरिथम। इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। और दूसरी तरफ ये है कि इसका अगर हम करेक्टनेस का इसका एनालिसिस करें वो भी कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये सिंपली नजर आ रहा है कि ये एक लूप है जो बिग ओ ऑफ एन एल्गोरिथम है। तो इसके बाद अल्टीमेटली इन दोनों को अगर हम मिक्स करके आगे बढ़ें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है उसमें वो एरे जो पी से आर तक हम सॉर्ट कर रहे हैं वो इवेंचुअली एक क्यू इंडेक्स से पहले पहले जो वैल्यूज हैं वो छोटी हो जाती हैं ए ऑफ क्यू से, और जो इस एरिया में वैल्यूज हैं वो बड़ी हो जाती हैं ए ऑफ क्यू से। तो यहाँ पर हमारे पास अगर के वैल्यूज हैं तो नेचुरली यहाँ पर n माइनस के माइनस वन वैल्यूज जो हैं वो इस रेंज में मौजूद होंगी। तो जिसके बायस हमारा जो रिकरेंस है वो बनता है टी एन इज इक्वल टू टी के प्लस टी ऑफ एन माइनस के माइनस वन, और नेचुरली रिकर्सिव केस में जो बेस केस है वो तो टी ऑफ वन ही होगा। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि इसके बाद हम इससे आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ के हमने इसका बेस्ट केस और वर्स्ट केस जो था उसका भी एक आइडिया लिया था कि अगर के जो है, ठीक है, वो जीरो हो तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो प्लस टी ऑफ एन माइनस जीरो माइनस वन प्लस एन। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आ जाएगी टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन। और इसी तरह अगर दूसरी सूरत है कि अगर के जो है वो एग्जैक्टली ऑन द अदर एंड चला जाए, ठीक है, तो उस सूरत में ये जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस, यहां जो कुछ भी होगा वो आपस में कट जाएगा और प्लस एन आ जाएगा, तो अगेन यहां पर टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन ही बनेगी। सो इन बोथ केसेस अगर जो पार्टीशनिंग है वो
इस तरह होती है कि जो पिवट एलिमेंट है, ठीक है, वो लकीली या अनलकीली इन दोनों पोजीशंस पे आता है। तो इस केस में इस तरफ n-1 वैल्यूज हो जाएंगी और दूसरी सूरत में इस तरफ n-1 वैल्यूज हो जाएंगी और एक तरफ वैल्यूज 0 हो जाएंगी। तो हमारा जो रिकरेंस है वो इन दिस केस एक इंतहाई अनबैलेंस्ड किस्म की पार्टीशनिंग करेगा। और वो अनबैलेंस्ड किस्म की पार्टीशनिंग क्या है, वो ये वाली है कि टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन, एक तरफ n-1 वैल्यूज हैं, दूसरी तरफ कोई भी नहीं है, ठीक है। दूसरा हमने इसके बाद देखा था वो ये था कि अगर पार्टीशन लॉजिक जो है वो इत्तफाकन, ठीक है, एग्जैक्टली एट द मिडल पार्टीशनिंग करता है तो k की वैल्यू n/2 हो जाएगी और हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि इधर n/2 है प्लस यहां पर n-n/2 माइनस 1 प्लस n है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं 2t n/2 प्लस n। तो ये एक वो केस है जब पार्टीशन जो है वो बड़ी बैलेंस्ड है, हाफ में हो रही है। इसके बाद हम अपने तौर पर ट्री मेथड से या किसी भी मेथड से जब इसको एनालिसिस करते हैं तो ये थी n log n में चला जाता है, और लेकिन जब इसका हम एनालिसिस करते हैं तो ये n स्क्वायर में चला जाता है, ठीक है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टीशन के बाद अगर हम क्विक सॉर्ट को देखें तो पार्टीशन अगर इंतहाई अनबैलेंस्ड हो रही हो फॉर सम रीजन तो क्विक सॉर्ट का रनिंग टाइम थीटा ऑफ n स्क्वायर होगा। और अगर पार्टीशन जो है वो लकीली बैलेंस्ड रह रही हो, एग्जैक्टली एट द मिडिल पार्टीशन हो रही हो, तो वो n log n हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये ऊपर वाला जो हमारा केस है हम इसको कह सकते हैं कि ये वर्स्ट केस ऑफ द क्विक सॉर्ट है और इसको हम कह सकते हैं कि ये बेस्ट केस ऑफ द क्विक सॉर्ट है। अब वर्स्ट केस चूंकि क्विक सॉर्ट का बिग ओ या बिग थीटा ऑफ n स्क्वायर आ रहा है तो हम ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को एक अच्छा एल्गोरिथम नहीं कह सकते जो n स्क्वायर है, क्योंकि उसके मुकाबले में मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट जो है वो n log n सॉर्ट्स हैं। इसके बावजूद भी इंट्यूटिवली या प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्वेशन रही लोगों की कि क्विक सॉर्ट बहरहाल बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। इंसर्शन सॉर्ट से तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन हीप सॉर्ट और इवन मर्ज सॉर्ट से भी ये अच्छा परफॉर्म कर। रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि एवरेज केस क्विक सॉर्ट का जो बिहेवियर है वो भी n log n है, ठीक है। अब एवरेज केस एनालिसिस जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें हमें प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करना पड़ती है, स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं, हमको देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो एनालिसिस आपकी बुक में गिवन है, मैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम उसकी डेप्थ पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। इंट्यूटिवली थोड़ा सा हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन चूंकि ये फैक्ट प्रूव है कि इन एवरेज केस क्विक सॉर्ट जो है वो n log n है, जो कि बेस्ट केस की तरफ को माइल हो रही है, तो हम कहते हैं ऑन द एवरेज क्विक सॉर्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। चलें मैं वहीं से ऑनवर्ड लेता हूं, ठीक है। तो एवरेज केस में क्विक सॉर्ट जो है वो थीटा ऑफ n log n है। अब एवरेज केस एनालिसिस जो है वो चूंकि डिफिकल्ट होता है, तो मैंने ये कहा था कि वो बुक में तो हमारे है मौजूद, ठीक है। अगर इंशाल्लाह टाइम मिला तो किसी स्टेज के ऊपर हम उसको डिस्कस बाद में कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि इस वक्त की तरफ आ जाए या एक्सट्रीम एंड पे चला जाए तो हमारा जो रिकरेंस है वो टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस एन हो जाता है, जिसके बायस वो वर्स्ट केस में जाता है। सो इन दैट केस
हम ये कह सकते हैं कि अगर पीवट हम ऐसा सिलेक्ट कर लें जो पूरी एरे में से सबसे बड़ा है और हर आइट्रेशन में ऐसा ही पीवट एलिमेंट सिलेक्ट हो जो तकरीबन उस रेंज में जो पी से आर है उसमें सबसे बड़ा है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब एरे ऑलमोस्ट सॉर्टेड होगी। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि पीवट जो है वो हमेशा एंड की तरफ रहे। दूसरी तरफ है कि अगर पीवट हम इत्तफाकन ऐसा सिलेक्ट करना शुरू कर दें जो छोटी सी वैल्यू है रेंज पी और आर की, तो ये तभी मुमकिन होगा जब एरे रिवर्स सॉर्टेड है, क्योंकि हम पीवट एलिमेंट तो ए ऑफ आर को लेते हैं ना। तो अगर रिवर्स सॉर्टेड हो तो तब भी वर्स्ट केस अकर कर जाता है क्विक सॉर्ट का। तो क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस तब अकर करता है जब एरे एक ऑर्डर मौजूद हो, आइदर वो सॉर्टेड हो या रिवर्स सॉर्टेड हो, तकरीबन एक तरतीब मौजूद हो। अगर एरे में वैल्यूज रैंडम पड़ी हुई हैं तो इन जनरल रैंडम वैल्यूज के साथ क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस अकर नहीं करता है। आर के ऊपर अगर एक ऐसी वैल्यू है जो रैंडमली कहीं ना कहीं एरे में प्लेस होनी है जब वो सॉर्टेड होगी, तो इन दैट केस वर्स्ट केस की तरफ क्विक सॉर्ट नहीं जाएगी। अब अगर रैंडम ऑर्डर में एरे मौजूद है तो हमारा जो एनालिसिस है वो क्विक सॉर्ट का वो एवरेज केस वाला बनेगा, और एवरेज केस में क्विक सॉर्ट एन लॉग एन है, तो इसलिए वो आउट परफॉर्म करती है। तो समहाउ उसके बाद क्विक सॉर्ट के ऊपर जो बहुत सारी एफर्ट हुई वो ये कि हम रैंडम पीवट एलिमेंट कैसे सिलेक्ट करें। तो उसके ऊपर जितनी भी अटेम्प्ट्स हुई कि जी पहला नहीं करें, मिडल वाला कर लें, मिडल वाला नहीं कर लें, रैंडम सिलेक्ट कर लें, कोई भी कर लें, बट इट इज लक कि आप जो पिवट लें उसको आप लास्ट वैल्यू लें, फर्स्ट वैल्यू लें, मिडल वैल्यू लें पी से आर रेंज में, या आप पी से आर रेंज में एक रैंडम नंबर जनरेट करके एक रैंडमली वैल्यू पिक कर लें। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो वाली वैल्यू हर आइटरेशन ऑफ हर रिकर्सिव कॉल ऑफ क्विक सॉर्ट के अंदर एग्जैक्टली एट द बिगिनिंग या एग्जैक्टली एट द एंड नहीं जाएगी। वर्स्ट केस तब भी अकर कर सकता है। तो बहरहाल हमने अल्टीमेटली यही करना है कि एरे को समहाउ इस तरह हमने देखना है कि अगर वो रैंडम ऑर्डर में है तो वर्स्ट केस की तरफ जाएगी। तो फिर इस चैप्टर के एंड के ऊपर रैंडमाइज का एक एल्गोरिथम मौजूद है जिससे एरे की वैल्यूज को, जो कि बेशक इत्तफाकन सॉर्टेड हैं, ठीक है, उसको वो रैंडमाइज कर देगा एक लीनियर लूप की मदद से। कि ये अगर आपके पास एक एरे मौजूद है, इसके ऊपर अगर आप एक एल्गोरिथम कॉल करते हैं रैंडोमाइज, ठीक है, ए कॉमा एन, तो वो इस एन एरे की वैल्यूज को लीनियर टाइम में इस तरह मूव करेगा कि वो रैंडम ऑर्डर में आ जाए। और जब वो रैंडम ऑर्डर में आ जाएंगी तो फिर डेफिनेटली इसको भी पिवट पिक करके हम एवरेज केस की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं। एक्टिवली बने हुए मौजूद हैं। तो हम उन्हीं एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट का एक जो है वो वर्जन इसके बाद गिवन है, ठीक है। ये सारी डिटेल इसके अंदर डिस्कशन है, ठीक है। तो आगे चल लें तो ये रैंडमाइज्ड वर्जन ऑफ क्विक सॉर्ट है इसमें, ठीक है। रैंडमाइज्ड पार्टीशन है, रैंडमली हम सिलेक्ट करेंगे रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट, इसी को हम कॉल करेंगे। और इसके आगे अगर आप देखेंगे तो इस तरह के कुछ और एनालिसिस गिवन है, उनको हम लेके ये गारंटी कर सकते हैं समहाउ कि हमारी क्विक सॉर्ट वर्स्ट केस की तरफ ना जाए। जब वो वर्स्ट केस की तरफ नहीं जाएगी तो फिर उसके ऊपर एवरेज केस जो है वो अप्लाई हो जाएगा और क्विक सॉर्ट जो है वो हमारी एन लॉग एन में हमें रिजल्ट दे दे। तो स्टूडेंट ये तो था जिसे कहते हैं क्विक सॉर्ट का एक ओवरव्यू। बाकी एक इंट्यूटिव जो एनालिसिस है वो इस बुक में गिवन है रिगार्डिंग क्विक सॉर्ट कि पार्टीशन जो है वो अगर एग्जैक्टली एट द मिडल नहीं भी हो रही, एक तरफ 1/10 वैल्यूज हैं और दूसरी तरफ 9/10 वैल्यूज हैं, ठीक है। हमारा जो रिकरेंस है
वो कुछ यूं बन रहा है कि जस्ट ए मिनट, टी एन इज इक्वल टू टी के प्लस पी एन माइनस के माइनस वन प्लस एन। ये तो इस पे तो कोई शक ही नहीं है, ये तो एग्जैक्टली क्विक सॉर्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब सिचुएशन ये है, व्हाट इज के, ठीक है, ये के क्या है? अगर के जो है वो एग्जैक्टली एट वन एंड चला जाए, एट द बिगनिंग और एट द एंड, तो ये वर्स्ट केस है। अगर के एग्जैक्टली एट द मिडल आ जाए तो ये बेस्ट केस है। अब हम ये कहते हैं कि ये अगर के जो है वो इवन n/10 हो जाए, यानी कि 1/10 वैल्यूज एक तरफ आ जाएं और रिमेनिंग वैल्यूज दूसरी तरफ चली जाएं, सो उस केस में जो रिकरेंस बनेगा वो बनेगा t n/10 प्लस p 9n/10 प्लस n। तो ये वाला जो है, अब इसकी वजह से जो पार्टीशनिंग है क्विक सॉर्ट की, वो कोई बैलेंस पार्टीशन नहीं है। आपके पास अगर ये वाली एरे मौजूद है तो इस एरे में, ठीक है, कि ये P से R तक एरे है और Q जो है वो यहां पर आ रहा है, जिसमें ये n/10 है और ये सारी वैल्यूज 9/10 टाइम्स n है, यानी कि 10% वैल्यूज जो हैं वो यहां पर हैं और 90% यहां पर हैं। ये भी अच्छी खासी इनबैलेंस सिचुएशन है, लेकिन इवन इन दैट केस हम ये वाला जो एनालिसिस करते हैं ट्री मेथड से, हम इस रिकरेंस को, ये जो ऊपर बना हुआ रिकरेंस है ब्लू में, ठीक है, इस रिकरेंस को अगर हम ट्री मेथड से सॉल्व करें तो हमें इसके बावजूद ये n log n में ही रिजल्ट मिलता है। इस इवन अगर ये जो बैलेंसिंग है वो 10% की बजाय इस तरफ 2% आ जाए और इस तरफ 98% आ जाए, फिर भी वी कैन से दैट कि ये n log n है, जबकि लॉग का जो बेस है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल हमें सम हो ये चीज इसकी गारंटी करनी है कि इस तरफ जो वैल्यूज हैं Q के और इस तरफ जो वैल्यूज हैं वो कोई 60, 70, 80% की रेशो में रहें, 25, 75 की रेशो में अगर आ जाएं यूजिंग द रैंडमाइजेशन, तो हमें n log n अचीव हो जाएगा, ठीक है। वो अचीव कैसे होगा, वो बुक में पेज 176 के ऊपर मौजूद है। स्टूडेंट जब डिस्कनेक्ट हुआ है तो ऑलमोस्ट मैं इसको डिस्कस कर रहा था, और मैं ये डिस्कस कर रहा था कि अगर हमारे पास हम ट्री मेथड से इस रिकरेंस को जो ब्लू में ऊपर गिवन है इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हमारे पास जो tn टाइम है वो n के बराबर है, c तो साथ कांस्टेंट लग जाता है वो थीटा की वजह से, तो हमारे पास n टाइम आ रहा है और एक तरफ हमारे पास tn/10 आ जाएगा, दूसरी तरफ 9 n t of 9 ठीक 9n/10 आ जाएगा। तो बेसिकली उसके बाद जब n/10 को करेंगे तो n/100 और 9/100 आ जाएगा, जबकि इसके ऊपर 9/100 और 99/100 आ जाएगा। सो इवेंचुअली हमारे पास ये ट्री जो है वो इस तरह बनता जाएगा, और अगर हम लेवल बाय लेवल वैल्यूज को सम करेंगे तो हर लेवल के ऊपर वैल्यू n n n n n आती जाएगी, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाले लेवल्स हैं, ये लेफ्ट साइड के ऊपर चूंकि हम हर दफा 1/10 वैल्यू ले रहे हैं तो ये जल्दी एंड हो जाएगा, जबकि इस तरफ हम 9/10 वैल्यूज ले रहे हैं तो ये देर से जाके एंड होगा। यहां पर 1 बहुत जल्दी आ जाएगा, यहां पर 1 देर से आएगा, क्योंकि अगर यहां पर मेरे पास 1000 वैल्यूज हैं तो इधर 100 होंगी, इधर 10 होंगी और इधर 1 हो जाएंगी, चौथे लेवल पे ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर मेरे पास 1000 वैल्यूज हैं तो यहां पर कितनी होंगी, 900।
यहां पर कितनी होंगी 810, यहां पर कितनी होगी 929, यहां पर कितनी होगी, ग्रेजुअली वन बड़ी देर के बाद आएगा। तो जितने लेवल्स तक तो लेफ्ट साइड के ऊपर वन नहीं आ जाता, तब तक तो ये एग्जैक्टली एन आंसर आ रहा होगा लेवल बाय लेवल सम करने का। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल यहां पर वन आ जाएगा तो ये फर्दर तो डिवाइड नहीं होगा, तो फिर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस कम होना शुरू हो जाएंगी कंप्लीट बाइनरी ट्री के कॉन्सेप्ट में। तो जो वैल्यूज आएंगी वो बहरहाल जो भी सम होगा वो सी एन नहीं होगा, वो लेस देन सी एन होगा। तो अप टू द लॉग ऑफ एन लेवल्स ये सी एन है, और अप टू द लॉग ऑफ एन लेवल्स जिसका बेस 9/10 है, ये अगेन सी एन को हम ऐड करते हैं तो लॉग ऑफ एन टाइम्स सी एन है। तो जो आंसर आएगा वो ये बेसिकली ओवरऑल आंसर एन लॉग एन से रिलेटिवली छोटा ही होगा। एन लॉग एन आंसर जो है वो बड़ा है, और लॉग की बेस जो है वो 10/9 है। ड्यू टू दैट रीजन ये एलजी से बड़ी वैल्यू है, एलजी में बेस 2 होती है लॉग में। तो ओवरऑल ट्री मेथड से चाहे पार्टीशन अनबैलेंस भी हो, इन दैट केस भी क्विक सॉर्ट जो है वो हमें एन लॉग एन ही आंसर देती है। और लॉग में जो उसका एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है उसमें बेस मैटर नहीं करती, वो जस्ट एक कांस्टेंट फैक्टर के साथ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में अपीयर होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आके मैं क्विक सॉर्ट को कंक्लूड कर रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन करना चाहेगा? सर इसका वर्स्ट केस यही बनता है कि अगर हर केस में हमारे पास जो है डिवीजन 1 और 99% यानी कि हो। नहीं, वो भी एग्जैक्टली वर्स्ट केस नहीं बनता है। वर्स्ट केस बनता है जब एक तरफ सिर्फ 2 वैल्यूज हों और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज दूसरी तरफ हों। एक तरफ 5 वैल्यूज हों और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज दूसरी तरफ हों। एक तरफ 0 वैल्यू हो और n-1 वैल्यूज दूसरी तरफ हो, वो बेस्ट केस वर्स्ट केस बनता है। सर अगर एक डिवीजन हमारी सबसे पहले रिकर्सिव कॉल जो थी वो कह लें इसके इस तरह हो गई, लेकिन एक वैल्यू एक तरफ चलेगी बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ चलेगी। नाइस, लेकिन जो बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ गई हैं वो जरूरी तो नहीं है कि फाइन। वर्स्ट केस में वो जरूरी हो जाता है। वर्स्ट केस देखिए, में वो। वर्स्ट केस हम कहते किसे हैं? वर्स्ट केस हम कहते हैं कि लकीली हमेशा यही होगा या अनलकीली हमेशा यही होगा, इसलिए वर्स्ट केस में वो फर्ज हो जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर हमें वर्स्ट केस में हमारा जो एनालिसिस है वो हमेशा ओवर एस्टिमेटेड होता है। सर क्योंकि हर वर्स्ट केस में केस, वो जो रिकर्सिव हाँ कॉल हर केस में जो होगी वो फिर 1 और रेस्ट ऑफ जितनी भी वैल्यूज हैं मतलब कि उस तरह होगी, मतलब कि बिल्कुल। एक। वो मैंने आपको बताया कि वो, ठहरें जरा मैं दोबारा एक दफा ले लूं। वो ये हो जाएगा टी एन इज इक्वल टू Tn-1 प्लस एन। ठीक है, Tn-1 प्लस एन। ये वर्स्ट केस है कि एक तरफ कोई एक वैल्यू है और दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं। अब ये 1 की बजाय 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, ये तमाम केसेस जो हैं ये वर्स्ट केस हैं। लेकिन अगर यहां पर ये जो अभी मैंने बुक में आपको प्रूफ दिया है कि अगर एक तरफ इवन 5% वैल्यूज हों और दूसरी तरफ 95% वैल्यूज हों, तब भी हमारा एनालिसिस जो है वो n log n में चला जाएगा। उसमें सिंपली ये है कि ये जो बिग O है या बिग थीटा है, इसे हम कॉन्स्टेंट्स ड्रॉप कर देते हैं। इन दैट केस वो कांस्टेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन एनालिसिस n log n ही रहेगा। एनालिसिस n log n कब नहीं होगा? जब ये परसेंटेज की बजाय सबट्रैक्शन में वैल्यूज आ जाएंगी कि n-2, n-3, n- सम वैल्यूज आ जाएं। n बाय
100 ना हो, n/20 ना हो, अगर डिवीजन में आ जाएंगी ना कि 10%, 20%, 50% वैल्यूज एक साइड पे आ जाए, फिर भी वो एवरेज केस की तरफ ही जाएगा, n log n ही आंसर आएगा. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. ओके सर. ये को और क्वेश्चन अगर स्टूडेंट को करना चाहे. ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली जो है वो ये है कि हमने एवरेज केस एनालिसिस जो है उसको डेप्थ में स्टडी नहीं किया है. उसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा यूज हो रही थी. मैंने इसलिए उसको स्किप कर दिया है. ओनली एवरेज केस एनालिसिस इन डिटेल. रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो मैंने ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ से कवर कर ली हैं. जल्दी की वजह से मैंने एक और चीज जो है वो आप पे छोड़ दी है. वो ये है कि ये पार्टीशन लॉजिक काम कैसे करता है. पार्टीशन लॉजिक इसको पिवट सेलेक्ट करता है और फिर एक लूप चलाते हुए अल्टीमेटली वो इस स्टेज के ऊपर आ जाता है कि i+1 के ऊपर वो जब पिवट एलिमेंट प्लेस करके i+1 को रिटर्न करता है, तो जो इस एरे में p से i तक वैल्यूज हैं वो पिवट से छोटी होती हैं, और जहां पर पिवट मौजूद से उससे ऑनवर्ड r तक वैल्यूज p से बड़ी होती हैं. ये जो यहाँ पर अल्टीमेटली ये पार्टीशन आपको रिटर्न कर रहा है. तो इस लॉजिक को मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं किया है. आई एम प्रीटी श्योर कि आप इसे एक दो दफा जो है वो ड्राई रन करेंगे ऑन द डिफरेंट एरेज तो आपको समझ आ जाएगी. उनमें से एक एग्जांपल उसने यहाँ दी हुई है कि यहाँ से उसने स्टार्ट किया है. ये रैंडम एरे है, ये p है, ये r है, i जो है वो यहाँ ले लिया है, j यहाँ ले लिया, और उसके बाद हर आइट्रेशन के बाद एरे की जो स्टेट है वो बताता चला गया, और एट द एंड दिस इज द स्टेट ऑफ द एरे व्हेन i+1 इज रिटर्निंग फ्रॉम द पार्टीशन फंक्शन. तो करेक्टनेस भी अगेन इसकी कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. ठीक है, वो भी गिवन है. तो आई वांट कि ये चीजें आप बुक में से एक दफा डिस्कस कर लें. अगर हमें मौका मिला, टाइम मिला, ज्यादा टाइम मिला, तो आप मुझे कहिएगा, मैं इसके ऊपर फर्दर डेप्थ में डिस्कशन कर लूंगा. फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूँ. और जो चीज मैंने अल्टीमेटली स्किप आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से की है वो डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ क्विक सॉर्ट है इन एवरेज केस. वर्स्ट केस के अंदर, ठीक है, ये एनालिसिस वगैरह जो हैं वो बड़े आराम से हो जाते हैं. ये आगे का ये जो एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम और ये सारी चीजें जो हैं ये कौन सा है, ये वर्स्ट इसका एवरेज केस एनालिसिस है. इसको बेशक आप छोड़ दें, ठीक है, और आगे चले जाएं. प्रॉब्लम्स में पार्टीशन के डिफरेंट एल्गोरिथम्स वगैरह गिवन है, उनको आप अपने तौर पर भी देख लीजिए. जिस तरह ये हॉरे पार्टीशन है, हॉरे पार्टीशन बेसिकली दोनों साइडों से दो डिफरेंट लूप्स को वन बाय वन चला रही है कि रिपीट, एक ये और ये दूसरा लूप. एक लूप जो है वो p-1 से शुरू हो रहा है और दूसरा लूप जो है वो r+1 से शुरू हो रहा है. यानी दोनों एक्सट्रीम एंड से क्लोज एक दूसरे के आ रहे हैं, और जब वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है, उस वक्त हम j को रिटर्न कर देते हैं, वहां पार्टीशन हो जाती है. तो इस तरह कुछ और छोटे मोटे इसमें क्वेश्चंस हैं, यू कैन फिगर आउट देम. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम का, और उससे अगला जो चैप्टर है मैं पहले उस पे आके ना उसको कंक्लूड कर लूं. चैप्टर 9 ये है मीडियंस एंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का. मीडियन आपको पता होता है मिडिल वैल्यू होती है. आपके पास एक एरे गिवन है, वो एरे बहुत बड़ी है. मैं एज अ एग्जांपल छोटी सी एरे बनाता हूं, ठीक है, 2, 27, 71, 82, 50, 9, 11, 3, 20 और 92. आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसका मीडियन क्या है? और अगर आपको मीडियन का नहीं पता तो अपनी जगह, लेकिन मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, ये एक रैंडम एरे है, सॉर्टेड नहीं है, इसका मीडियन क्या है? सर 50. 50 है. ओके, आपने बोला है 50. आपने क्यों बोला है कि मीडियन 50 है? सर मिडिल वैल्यू.
ओके जी, इसको कोई और स्टूडेंट क्रिटिसाइज करे कि मीडियन 50 है या नहीं है। मैंने क्रिटिसाइज बोला, इसका मतलब है शायद मीडियन 50 नहीं है। जी स्टूडेंट, इसका मीडियन क्या है? सर मीडियन 50 तब होगा जब वो एक सॉर्टेड में होगी आई थिंक। बिल्कुल, ये आप ज़हन में रखें कि अगर मैं इस एरे को सॉर्ट करता हूं 2 3 7 आगे 11 उसके बाद 20 26 एंड सो ऑन आगे चलूं, जब ये एरे सॉर्टेड हो जाएगी उस वक्त जो मिडल में वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। अनसॉर्टेड एरे में जो दरमियान में वैल्यू है वो मीडियन नहीं होता। तो बेसिकली हमें अगर मीडियंस निकालने हैं तो मीडियन निकालने से पहले हमें एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। एरे सॉर्ट करने के बाद जो मिडिल वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। तो अगर मैं एक एल्गोरिथम बनाना चाहूं कि मुझे एरे में से मीडियन चाहिए, ठीक है, मीडियन कौन सा वैल्यू होती है? जो सॉर्टेड एरे में 50% इंडेक्स पे मौजूद होती है, एरे के हाफ में। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बेसिकली यही है कि मुझे वो वैल्यू बताएं एरे में से जो ऑर्डर में 25% पे मौजूद है। यानी कि अगर मैं एरे रैंडम है, उस रैंडम एरे को अगर मैं तरतीब लगा लूं तो 1/4 पे कौन सी वैल्यू आ रही है, या मैं अगर ये कहूं कि 1/10 पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये उस वक्त अगर एरे सॉर्टेड हो तो कांस्टेंट टाइम में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं ना कि n/10th वैल्यू कौन सी है, एक एरे में n/10th वैल्यू कौन सी है और सॉर्टेड एरे है, तो सॉर्टेड एरे में आपने क्या करना है, एक लाइन ही लिखनी है ना, रिटर्न a ऑफ n/10, दैट्स इट। तो ये तो थीटा ऑफ 1 यानी कि कांस्टेंट टाइम एल्गोरिथम है, प्रोवाइडेड कि आपकी एरे सॉर्टेड हो। लेकिन अगर वही एरे अनसॉर्टेड हो तो n/2 जो कि मीडियन है ये भी लोकेट करना आसान नहीं है, या n/10th या n/25th, कोई भी वैल्यू जिसको हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं, उसके को निकालने से पहले हमें एरे को सॉर्ट करना होगा। और अगर मैं मीडियन का एल्गोरिथम यूं ही बनाऊं कि मुझे मीडियन लेना है या कोई भी वैल्यू लेनी है, मैं अब एल्गोरिथम यूं लिखता हूं, सिलेक्ट फ्रॉम एरे ए ranging from P to R the kth largest या kth smallest value। ये kth smallest वैल्यू मुझे चाहिए। A एक एरे है जो P से R तक, उसमें से मुझे kth smallest चाहिए। अगर मैं K को n/2 कह दूंगा, यानी कि अगर मेरे पास 100 वैल्यूज है और मैं 50th स्मॉलेस्ट कह दूंगा तो वो मीडियन आ जाएगा। अब इसका जो एक बड़ा आसान सा एल्गोरिथम हो सकता है वो हो सकता है कि हम कहें सॉर्ट A फ्रॉम P to R यूजिंग सम सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड देन रिटर्न A ऑफ K। तो आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि इस एल्गोरिथम को, ये जो आपके सामने मौजूद है, इस एल्गोरिथम को हम एनालाइज करें तो रनिंग टाइम क्या आएगा, जो सबसे बेहतर रनिंग टाइम हम यहां से हासिल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट आप में से कमेंट करना चाहे कि इसका रनिंग टाइम क्या होगा? सर log n log n। वाई लॉग एन? सर हम लोग उसको सर डिवाइड एंड कॉन्कर से करके हम लोग कर सकते हैं, फाइन। और सर उसके बाद हम लोग सिंपल उसके अंदर एक नहीं सर्च करना है। वेल ये सत्य नहीं, मैंने कहा कि ये जो एल्गोरिथम मैंने इस वक्त आपको स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है इसका रनिंग टाइम क्या है? सर बिग ऑफ 1 है। बिग ऑफ 1 कैसे है? सर आप एक अरे का इंडेक्स आप सिर्फ कर रहे हैं उसको। फाइन, आप इस लाइन को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? ये 2 लाइनें हैं इस एल्गोरिथम में। ये एक
अलग से एल्गोरिथम है जो आपने ऊपर लिखा हुआ है। फाइन, ठीक है। तो इसका रनिंग टाइम देखो, हमने हर लाइन का रनिंग टाइम लिखना होता है ना, सर तो इस इसका एल्गोरिथम सम हाँ करेंगे उसके अंदर। बिल्कुल सम करेंगे ना। तो ये लाइन कितना टाइम लेगी, ये थीटा ऑफ एन लॉग एन टाइम लेगी या नहीं लेगी? यस सर, लेगी। ये वाली ये वाली लाइन थीटा ऑफ एन सर लॉग एन हमें तो टाइम पता लेगी। ही नहीं है ये कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगा हुआ है, आपने बस सॉर्ट लिखा हुआ है, इंसर्शन नहीं लिखा, मर्ज नहीं लिखा, हमें नहीं पता कि। बिल्कुल, गुड 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 ऑब्जर्वेशन, फाइन। आप बता दें। मैंने तो एन लॉग एन लिखा है जो अब तक की मेरी बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम मुझे दे रहा है। अगर आप इस पे बबल सॉर्ट लगाएंगे तो ये नेचुरली क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा अगर बबल सॉर्ट यूज करेंगे। अगर मर्ज सॉर्ट यूज करेंगे, हीप सॉर्ट यूज करेंगे या क्विक सॉर्ट यूज करेंगे, जो कि अभी तक हमारी स्टडी में अच्छे सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, तो ये वाला एल्गोरिदम एन लॉग एन हो जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम एन लॉग एन। अब ठीक है, यस सर। तो ओवरऑल Yes, sir. ठीक है। सिलेक्ट एल्गोरिदम का रनिंग टाइम क्या है फिर? सर इन दोनों को सम कर लें, यस एन सर। लॉग एन। अच्छा, अब आप ये देखें कि इस सिलेक्ट एल्गोरिदम में या ये मीडियन एल्गोरिदम है, वॉट एवर इट इज नथिंग बट सॉर्टिंग, बिकॉज देर इज नथिंग इन द रेस्ट ऑफ द एल्गोरिदम, इट इज ओनली द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग करने के बाद तो बचा ही कुछ नहीं। तो क्या इस एल्गोरिदम का ऑब्जेक्टिव सॉर्टिंग करना था एरे की, ये जो सिलेक्ट है, या उसका पर्पस एक वैल्यू बताना है कि 50% मीडियन कौन सा है, kth स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी, उसका तो जवाब देना वो है। और अगर उसको सॉर्ट करके वो आपको आंसर दे तो बेसिकली सॉर्टिंग की कॉस्ट है। लेकिन इस एल्गोरिदम को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, ये बगैर सॉर्ट किए भी हो सकता है फाइंड आउट कर ले। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसका एक अच्छा एल्गोरिदम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगेन इस एल्गोरिदम को भी हम एक अगर एफिशिएंट एल्गोरिदम बनाना चाहें तो हम उसी पार्टीशन एल्गोरिदम का सहारा ले लेते हैं जो क्विक सॉर्ट में किया गया था। आप समहाउ मर्ज करें क्विक सॉर्ट का और बाइनरी सर्च को, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्विक सॉर्ट और बाइनरी सर्च, इन दोनों को थोड़ा सा मिक्स करके यूज करें, ठीक है। तो उससे ये जो सिलेक्ट एल्गोरिदम है ये हमारे पास बेहतर वे में आ जाएगा। मैं वापस आता हूं इसके बुक के ऊपर। तो ठीक है जी, अभी ये मिनिमम वगैरह जो है ये तो सिंपल एल्गोरिदम से, इसको रहने दें। यहां ये रैंडमाइज्ड सिलेक्ट मौजूद है। मैंने यहां पर के लिख लिया था, ठीक है, उसने आई लिख दिया है, आई एथ स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर के लिख दिया था, बुक में आई मौजूद है। इफ p इज इक्वल टू r, रिटर्न a ऑफ p, ठीक है। एक वैल्यू है, i नेचुरली उसी के बराबर होगा, हम उसे रिटर्न कर देंगे। वरना हम क्या कर रहे हैं, हम पार्टीशन कर रहे हैं रैंडमाइज्ड पार्टीशन एल्गोरिदम से, जो हमने एट द एंड क्यू सॉर्ट में आखिर पे डिस्कस किया है, ठीक है, कि हम वैल्यूज को सम और रैंडमाइज करने के बाद पार्टीशन करेंगे। तो ये मेरे पास क्यू आ गया। अब के हमने क्यू और पी की मदद से निकाला, और अगर ए ऑफ आई के आई और के बराबर हैं, यानी मुझे ये जो वैल्यू चाहिए वो इस इंडेक्स पे पड़ी हुई है, तो मैं ए ऑफ क्यू रिटर्न कर दूंगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइनरी सर्च में हम करते हैं ना, रीडर फाइंड आउट करते हैं, वहां कंपेयर करते हैं, और अगर हमें वैल्यू वहां मिल जाए तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं और कुछ नहीं करते। तो यहां पर भी अगर हमें आई और के मिल जाएंगे बराबर तो हम ए ऑफ क्यू रिटर्न कर देंगे। व्हाट इज क्यू? क्यू इज द पिवट एलिमेंट। अगर आई और के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इफ आई इज लेस देन के, तो हम सिंपली एक हाफ में उसे सर्च करते हैं, दूसरे हाफ को हम डिस्कार्ड कर देते हैं।
और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो फिर हम एल्स पोर्शन पे चले जाएंगे और दूसरे हाफ को हम सर्च कर लेंगे। तो इस एल्गोरिदम में एग्जैक्टली को बाइनरी सर्च और पार्टीशन वाला काम जो है वो मिलके हो रहा है, और इस एल्गोरिदम का नाम रखा गया है रैंडमाइज्ड सिलेक्ट। तो मैं थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये स्टूडेंट आप ये समझिए कि ये आपके पास एक एरे है, रैंडम है, इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। ये P से R इंडेक्स तक एरे है। हमने इसमें से ith स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी है। हम इसको पार्टीशन करते हैं और पार्टीशन करने के बाद ये Q मुझे यहां मिल जाता है। Q क्या चीज है, वो मैंने इसे एज अ पिवट सेलेक्ट किया था, जो घूम के यहां पे अल्टीमेटली पार्टीशन के बाद यहां आ गया है। अब ये वाली सारी वैल्यूज जो हैं ये लेस देन है A ऑफ Q से आफ्टर द पार्टीशन, और ये वाली जो सारी वैल्यूज हैं ये ग्रेटर देन है A ऑफ Q से आफ्टर द पार्टीशन। अब मुझे ith स्मॉलेस्ट ढूंढना है। अगर I यहां कहीं है और ये सारी वैल्यूज A ऑफ Q से छोटी हैं, तो कोई लॉजिक तो नहीं बनती कि मैं इस पूरी एरे को सर्च करूं। एंड सिमिलरली अगर यही I यहां कहीं मौजूद है, यानी A ऑफ Q से इनफैक्ट I बड़ा है, तो फिर मुझे इस पोर्शन में ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इस पोर्शन को ढूंढना है। अब ये एनालॉजी जो है ये बाइनरी सर्च वाली एनालॉजी है कि आपकी डिजायर्ड वैल्यू अगर यहां पर मौजूद है, आंसर इज देयर, अदरवाइज चूंकि वैल्यूज एक ऑर्डर में मौजूद हैं, आइदर गो ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड, डोंट गो फॉर द बोथ साइड्स। एग्जैक्टली यहां पर है कि अगर मुझे ith स्मॉलेस्ट चाहिए और I और Q बराबर हैं, आंसर इज देयर। बट इफ I एंड Q आर नॉट सेम, चूंकि वैल्यूज बड़ी और छोटी अलग-अलग हो चुकी है, बेशक अभी सॉर्ट नहीं हुई, तो इसलिए मुझे एक पोर्शन को कॉन्कर करना है, दोनों पोर्शंस को कॉन्कर नहीं करना, ठीक है। बाकी वो उस एल्गोरिदम में उसने उसको जिस तरह प्रेजेंट किया है, उसमें बुक में उसने इंडिसेस को जैसे मैनिपुलेट किया, वो सारा कुछ अपनी जगह है। मेन क्रक्स ये है कि हम पार्टीशन करेंगे जैसे क्विकसॉर्ट में पार्टीशन करते हैं। पिवट एलिमेंट एक जगह पहुंचेगा, वो क्यूथ लोकेशन होगी। अगर हमें ith इंडेक्स चाहिए, ith स्मॉलेस्ट चाहिए, तो Q तो अपनी जगह पे आ गया है, और अगर Q और I बराबर हैं, आंसर इज देयर। अदरवाइज since all of the greater values than AQ are on the right side, and if I is greater than Q, we have to conquer only the right side of the array. If I is less than Q, since all the values which are smaller than Q are on the left side, we have to only conquer the left side. अब वर्स्ट केस और बेस्ट केस क्या है? वर्स्ट केस इसका ये है कि एक साइड के ऊपर सारी वैल्यूज रह जाएं और दूसरी साइड पे कुछ ना हो, वही जो हमने क्विक सॉर्ट में सोचा कि पिवट यहां पर आ गया है और यहां पर कितनी वैल्यूज बची, n-1 वैल्यूज। ये वर्स्ट केस हो जाएगा। लेकिन अगर पिवट यहां पर आ गया तो हमें या इस पोर्शन को कॉन्कर करना है या इस पोर्शन को कॉन्कर करना है। तो जिस भी पोर्शन को कॉन्कर करना है वो n/2 साइज का है। तो यही वही पार्टीशन जो क्विक सॉर्ट में हमने देखी थी, एग्जैक्टली वही एनालॉजीज हमें यहां मिल रही हैं। और इस केस में हमें करना क्या है, बेस्ट केस में Tn बराबर है 1 टाइम्स Tn/2 के, क्योंकि हमें एक पोर्शन कॉन्कर करना है
और वो हाफ साइज है, प्लस n, व्हाट इज दिस n? द टाइम टू पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन तो करनी है ना, पार्टीशन टाइम है ये। अब इस पूरे को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो रनिंग टाइम है वो कितना आएगा, वो हम बाद में उसको देखते हैं। दूसरी तरफ जो वर्स्ट केस है इसका, वर्स्ट केस में Tn इक्वल हो जाएगा T टाइम्स n-1 प्लस n के। तो ये n अगेन वही पार्टीशन का टाइम है ये वाला, और ये पार्टीशन का साइज है। तो ये वाला जो एनालिसिस है, इसका एनालिसिस तो आप बड़ी आसानी से विद द हेल्प ऑफ मास्टर मेथड कर सकते हैं। लॉग ऑफ a बेस b, ये b है, ये a है, और आप सबको पता है लॉग ऑफ 1 बेस 2 जो है वो 0 होता है, और n रेज की पावर लॉग ऑफ दिस बेस 0 मीन n रेज टू पावर 0, जो कि इस n रेज टू पावर 1 के साथ अब जब कंपेयर करें तो ये n रेज टू पावर 1 बड़ा है, यानी कि f ऑफ n जो है वो बिगर है एज कंपेयर टू n रेज टू पावर log ऑफ a बेस b। तो दिस इज नथिंग बट द थर्ड केस ऑफ मास्टर मेथड, एंड इन थर्ड केस ऑफ मास्टर मेथड हमारे पास आंसर क्या होता है, f ऑफ n। तो बेस्ट केस के अंदर हमारे पास सिलेक्ट एल्गोरिदम, ये जो बुक में गिवन है, वो थीटा ऑफ n टाइम देगा। या हमें नहीं देखा ना, हमने सॉर्टिंग नहीं की है, सॉर्टिंग करते तो पूरी एरे अरेंज होती, हमने सॉर्टिंग नहीं की, हमने पीवेट को देख के लेफ्ट और राइट में से एक पोर्शन स्किप किया, तो हमने बहुत कुछ छोड़ दिया। लेकिन हमें बार बार पार्टीशनिंग करनी पड़ रही है टू रीच द पॉइंट। इसलिए सिलेक्ट एल्गोरिदम जो है, चूंकि वो एरे को कंप्लीटली ऑर्डर में नहीं कर रहा, वो सिंपली एक वैल्यू को अपने प्लेस पे लाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कंपैरेटिवली n log n की निस्बत जल्दी कर लेगा और वो थीटा ऑफ n में सिलेक्ट कर लेगा। जबकि ये जो नीचे वाला एल्गोरिदम है जिसमें n-1 प्लस n है, तो ये एल्गोरिदम बेसिकली एक n स्क्वायर टाइप एल्गोरिदम बनता है, जो एरे को समहाउ सॉर्ट भी कर रहा होगा और सिलेक्शन भी साथ साथ उसकी कर रहा होगा। इसको भी अगर हम ट्री मेथड से रिजॉल्व करें तो ये बेसिकली n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 अप टू 1 आता है। तो वो एक अरिथमेटिक सीरीज बनती है, 1 2 3 को ऐड करें अप टू n, तो वो n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट थीटा ऑफ n स्क्वायर एल्गोरिथम। तो अगेन ये जो सिलेक्ट का यहाँ पर एल्गोरिथम गिवन है, रैंडमाइज्ड सिलेक्ट, इसको भी अगर हम उसी तरह से इसका एनालिसिस करें और एनालिसिस करते हुए हम इवेंचुअली स्टेज पे पहुंचे, तो ये थीटा ऑफ n एल्गोरिथम है। ठीक है, अभी इसको मैं यहीं पे ज्यादा इसकी डेप्थ पे मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपली ये चाह रहा था कि ये जो चैप्टर में ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है या मीडियन वगैरह है, तो उसको हम एक तरह, चूंकि उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा था विद क्विक सॉर्ट पार्टीशनिंग एल्गोरिदम, तो पार्टीशन से हमने जो सिलेक्ट करनी है उसको हम यहाँ साथ ही कवर कर जाए। तो अगर मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है या ith वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो दैट इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिदम, द मिक्सचर ऑफ क्विक सॉर्ट एंड बाइनरी सर्च, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने कवर करना है। एक सिलेक्ट एल्गोरिदम है, वो हम देख लें, इसके बाद मैं वापस आता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, आप में से चूंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस कोर्स को रिपीट कर रहे हैं, तो काइंडली मुझे कोई स्टूडेंट ये बता सकता है आप में से कि आपने जिस से जब भी ये कोर्स पढ़ा है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का, तो किसी टीचर ने ये स्किप किया हो, सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम?
ये स्टूडेंट्स 19 स्टूडेंट्स इस वक्त मीटिंग में हैं, मेरा उन 19 स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन है कि सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम किसी टीचर ने आपको स्किप करवाया हो या आपने कभी जिंदगी में ना पढ़ा हो? सर पढ़ाया था सर ने। जी, कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये कहे कि जी ये तो हमने कभी नहीं देखा हुआ ये वाला टॉपिक? सो मेरा ख्याल है कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को वन कवर किया हुआ है, ठीक है। सॉर्टिंग इन लीनियर, आई थिंक नहीं पढ़ाया था हमें। अच्छा, बहरहाल मैं पढ़ाना है मैंने, मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि मैं अपनी स्पीड थोड़ी सी एडजस्ट कर लूं। सॉर्टिंग इन लीनियर टाइम का मतलब ये है कि आप एक ऐसा एल्गोरिदम लिख रहे हैं जो बिग O ऑफ n एल्गोरिदम है इन वर्स्ट केस, ठीक है। बेस्ट केस तो लकीली अकर करता है, उस केस में तो इंसर्शन सॉर्ट वगैरह जो है वो हमें दे देती हैं रिजल्ट्स, लेकिन एवरेज केस में या वर्स्ट केस में अगर सॉर्टिंग हमें थीटा ऑफ n रिजल्ट दे रहा हो तो हम उसको कहेंगे कि ये लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। अच्छा, before going to the linear time sorting algorithm, we need to understand some aspects, ठीक है। So if we have an array, हमें उस array को sort करना है, ठीक है। हमें इस वैल्यू को इस array में जो भी इसकी पोजीशन है वहां पर लेके जाना है, ठीक है। हमें इस एक वैल्यू को इन n-1 वैल्यूज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके हमें पता लगेगा ना इसकी वैल्यू कहां पे आती है। उसके बाद एक वैल्यू जो है वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगी और रेस्ट ऑफ द n-1 वैल्यूज जहां पे भी मौजूद हैं, जैसे भी मौजूद हैं, उनको रेस्ट ऑफ n-2 वैल्यूज के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो उसकी पोजीशन हमें मिलेगी, ठीक है। रेस्ट ऑफ द n-1 के साथ जरूरी नहीं है, रेस्ट ऑफ द n-2 के साथ तो एटलीस्ट जरूरी है। तो हमें कभी भी हम ये नहीं कर सकते या कह सकते कि ओनली इन n comparisons वी कैन सॉर्ट द एरे, क्योंकि एक वैल्यू को ही हमें n-1 कंपैरिजंस करने पड़ते हैं और टोटल n वैल्यूज के कंपैरिजंस n करके हम एरे को सॉर्ट कर लें, ये तो इंट्यूटिवली हमें नजर आ रहा है कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन जब भी हम कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम बनाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो वो कभी n स्क्वायर हो जाता है, कभी n log n हो जाता है, कभी बेस्ट केस में इधर आ जाता है, कभी वर्स्ट केस में उधर चला जाता है, कभी एवरेज केस में इधर आ जाता है। लेकिन अभी तक जितने एल्गोरिथम्स हमने देखे उनमें से कोई भी एल्गोरिथम जो है वो इससे बेहतर वर्स्ट केस में नहीं बन सका। बेस्ट केस में एक एल्गोरिथम था इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम, जो थीटा ऑफ n में हमें सॉर्ट कर देता है, मगर इन फैक्ट अगर आप उसे देखें तो वो उस वक्त उसको थीटा ऑफ n में सॉर्ट करता है जब एरे ऑलरेडी सॉर्ट होती है। एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होती है तो वो थीटा ऑफ n में हमें आंसर दे देता है कि एरे इज सॉर्टेड, यानी कि वो करता कुछ नहीं है, वो सिर्फ कह देता है कि एरे मैंने सॉर्ट कर दी है। अदरवाइज कोई भी ऐसा एल्गोरिथम थीटा ऑफ n में हमें सॉर्टिंग नहीं दे रहा है, और इस वक्त जो टॉपिक कंसिडरेशन है वो यही है कि हमने थीटा ऑफ n में सॉर्टिंग करनी है। तो यहां पर कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की बात हो रही है कि हम अगर कंपेयर करके एक एल्गोरिथम को से एरे को सॉर्ट करते हैं तो उसका कोई लोअर बाउंड है, फाइन। वो ये है कि अगर मेरे पास 3 वैल्यूज को मुझे कंपेयर करना है तो मैं उनमें से पहली 2 वैल्यूज को कंपेयर करूंगा। पहली वैल्यू अगर दूसरी वैल्यू से छोटी आई तो फिर मैं दूसरी और तीसरी को कंपेयर करूंगा। पहली दूसरी से छोटी है और अगर दूसरी तीसरी से छोटी हुई तो दिस इज द सॉर्टिंग, पहली सबसे छोटी, फिर दूसरी, फिर तीसरी।
लेकिन अगर पहली वैल्यू दूसरी से छोटी है और दूसरी वैल्यू तीसरी से छोटी नहीं है, तो फिर मुझे पहली और तीसरी को भी कंपेयर करना पड़ेगा और फिर ये डिसीजन होगा कि ऑर्डर में पहली, तीसरी और दूसरी वैल्यूज रखनी है या तीसरी, पहली और दूसरी वैल्यूज रखनी है। इसी तरह अगर पहली वैल्यू दूसरी से बड़ी आ जाती है और फिर हम पहली वैल्यू को तीसरी वैल्यू से कंपेयर करते हैं और वो मजीद बड़ी आ जाती है, तो फिर हमें फर्दर कोई ना कोई प्रोसेस करना है। तो बेटा इस जगह पर हम ये कहते हैं कि हम एक डिसीजन ट्री बना रहे हैं और ये डिसीजन ट्री जो ये हमारा, ये वाला डिसीजन ट्री जो है हमारा 3 डिफरेंट वैल्यूज के लिए है। वी कैन एक्सटेंड इट टू द 4 वैल्यूज के एरे में 4 वैल्यूज हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। एंड इवन वी कैन एक्सटेंड इट टू द n वैल्यूज। ठीक है, अब जो n वैल्यूज वाला हमारा डिसीजन ट्री बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, बड़ा सारा होगा। इस डिसीजन ट्री में लीव्स, नोड्स को रेक्टेंगुलर सी शक्ल में दिखाया गया है और जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो ओवल शक्ल में दिखाए गए हैं। हमारे पास अगर n वैल्यूज मौजूद हैं तो उसकी डिफरेंट परम्यूटेशंस n फैक्टोरियल बनती हैं। इस तरह अगर मैंने ये ट्री बनाया है तो ये ट्री 6 वैल्यूज के लिए, इस ट्री में 3 वैल्यूज हैं और उसकी 6 डिफरेंट परम्यूटेशंस बनेंगी, एक ये वाली, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी, पांचवी और छठी। और 3 का फैक्टोरियल होता है 6। इसी तरह अगर मेरे पास 4 वैल्यूज होती तो 24 लीफ नोड्स आते। ठीक है, 4 फैक्टोरियल। तो अगर n फैक्टोरियल वाला डिसीजन होगा बड़ा सारा, तो उसमें इस तरह का मुझे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना पड़ेगा जिसमें लीव्स कितने होंगे, n फैक्टोरियल लीव्स होंगे। तो बेसिकली यहां से हम एक डिसीजन ट्री मॉडल की तरफ मूव कर गए हैं। इस डिसीजन ट्री मॉडल को जब थोड़ा सा हमने डिटेल में डिस्कस किया है तो उसके बाद अल्टीमेटली हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये मैं यहां पढ़ देता हूं। From the preceding discussion, it suffices that to determine the height of the decision tree in which each permutation appears as a reachable leaf. Consider the decision tree of height h with L reachable leaves corresponds to a comparison of n elements. Now, because of n factorial permutations appears as some leaf, we have n factorial less than equal to n. Sorry, n factorial less than equal to L. What is L? The height with L reachable leaves. तो n फैक्टोरियल तो टोटल लीव्स हैं, तो जो L है वो क्या है, दैट शुड बी ग्रेटर देन n फैक्टोरियल। अदरवाइज तो वहां हम हाइट की बात कर रहे हैं ट्री की। L इज द हाइट, n फैक्टोरियल्स आर रीचेबल लीव्स, तो n फैक्टोरियल भी लेस देन व्हाट, L। L इज हाइट ऑफ द ट्री। अब दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि एक ऐसा बाइनरी ट्री जिसकी हाइट इटसेल्फ h होती है, उसमें एट मोस्ट 2 रेज़ टू पावर h लीव्स हो सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर h से ज्यादा उसमें लीव्स हो ही नहीं सकते। आप कोई भी ट्री बना के देख लें जिसकी हाइट h है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ आपको कि ये एक ट्री है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, वॉट एवर इज, इसमें लीफ कितना है, सिर्फ एक। मैं एक और लीफ बना लूं, 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 तो मैक्सिमम लीफ इसमें 4 बनेंगे। पहले कितना था, पहले सिर्फ एक लीफ था, अब कितने हो गए, 2। अब कितने हो गए, 3। अब कितने हो गए, 3। चौथा नहीं आया, ऊपर वाला इंटरमीडिएट हो गया, नीचे वाला लीफ हो गया। अब कितने हो गए, 4। तो अगर मेरे पास ये हाइट है तो इस हाइट में फैक्ट ये है कि 2 रेज़ टू पावर h से ज्यादा लीव्स नहीं हो सकते। हाइट इज 2 रेज़ टू पावर 2, मैक्सिमम 4 लीव्स हो सकते हैं।
तो इन दोनों फैक्ट्स को अगर आप कंबाइन करें कि हाइट पर रीचेबल लीव्स का काउंट n फैक्टोरियल है और वो हाइट ज्यादा से ज्यादा इतने लीव्स उसमें हो सकते हैं, इन दोनों फैक्टोरियल को अगर आप इकट्ठा करें तो 2 raised to power h इज ग्रेटर देन इक्वल टू n फैक्टोरियल, मेरे पास ये फैक्ट आ जाएगा 2 raised to power h इज ग्रेटर देन इक्वल टू n फैक्टोरियल। मैं इसको जरा नीट जगह पर ले जाता हूं। 2 raised to power h इज ग्रेटर देन इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब इस फैक्ट की मदद से मुझे h निकालना है, तो मैं इधर भी लॉग ले लेता हूं, इधर भी लॉग ले लेता हूं, यहां पर आ जाएगा h इज ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग ऑफ n फैक्टोरियल। अब ये लॉग ऑफ n फैक्टोरियल को मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि ये log ऑफ n फैक्टोरियल जो है ये n log n होता है। मैथमेटिकली देयर आर प्रूफ्स दैट सिंपली मीन कि हम ये कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द डिसीजन ट्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी n log n से, यानी कि जो मिनिमम हाइट है वो n log n होगी। डिसीजन ट्री की मिनिमम हाइट n log n होगी विद n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस। तो ये छोटा सा मैथमेटिकल प्रूफ यहां पर यही हमें बता रहा है कि कोई भी ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसको हम कंपैरिजन से करने की कोशिश करेंगे वो कभी भी n log n से बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इस चीज की गारंटी करने के लिए कि हर परम्यूटेशन किसी ना किसी रीचेबल लीफ पे मौजूद होगी, हमें n log n हाइट का ट्री चाहिए और हमें सॉर्टिंग करनी है, हमें n log n कंपैरिजंस करने के बाद ही कम से कम n log n कंपैरिजन करेंगे। n log n से ज्यादा कंपैरिजंस पर तो जनरली हमें मिल जाएगा, ये लोअर बाउंड है, ठीक है। तो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग जो है वो कभी भी n log n से बेहतर नहीं हो सकती। तो इसके बाद लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में फिर हम ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की तरफ जा रहे हैं जिसमें कि हम कंपेयर नहीं करेंगे वैल्यूज को, हम वैल्यूज को कंपेयर नहीं करेंगे और इसके बावजूद एरे को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो टाइम काफी ज्यादा हो गया इस वक्त, मैं बस हार्डली 1 मिनट के अंदर जो है वो अपना 1 मिनट तो मुहावरतन कह रहा हूँ, विद इन अ मिनट लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूँ। आप में से जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई वो अटेंडेंस लगा दें, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ये एक एरे है जिसको आपने सॉर्ट करना है, उसमें वैल्यू है 2 5 1 3 2 1 4 3, ठीक है। तो इसमें जितनी भी वैल्यूज मौजूद हैं उनको आप इसमें आप कंपेयर करके सॉर्ट नहीं करें, बल्कि इन वैल्यूज का काउंट ले लें 1 2 3 4 5। इस पूरी एरे में 1 कितनी दफा अपीयर हुआ है? 2 टाइम्स। इस पूरी एरे में 2 कितनी दफा अपीयर हुआ है? 2 टाइम्स। इस पूरी एरे में 3 कितनी दफा अपीयर हुआ है? लकीली वो भी 2 टाइम्स। इस एरे में 4 कितनी दफा अपीयर हुआ है? 1 टाइम्स। इस एरे में 5 कितनी दफा अपीयर हुआ है? मैं स्टूडेंट थोड़ा सा डेटा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। वो ये है कि मैं इसको 5 की बजाय ना 6 बना दूं और यहाँ पर 6 भी ले लेता हूँ। 5 कितनी दफा अपीयर हुआ है? 0 टाइम्स। और 6 कितनी दफा अपीयर हुआ है? 1 टाइम। मैंने कोई कंपेयर नहीं किया, मैंने एक लूप लगाया है यहां से लेके यहां तक। ये एक मैंने नई एरे बना ली थी, ये मेरी ओरिजिनल एरे ए थी, ये वाली मेरी एक नई एरे है से सी एरे। अगर मेरे पास यहां पर 2 आया है तो मैंने इस इंडेक्स में जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया हुआ था उसे इंक्रीमेंट कर दिया। यहां 5 आया है तो मैंने इसे इंक्रीमेंट, 6 आया सॉरी, तो मैंने
इसे इंक्रीमेंट कर दिया, 1 आया है तो मैंने इसे इंक्रीमेंट कर दिया, 3 आया है तो मैंने इसे इंक्रीमेंट कर दिया। सो मैंने एक लूप लगाया है और इसके अंदर मैंने काउंट विद रेस्पेक्ट टू इंडेक्स ले लिया। अब उसके बाद मैं एक और लूप लगाता हूं और वो लूप लगाता हूं अभी इस एरे के ऊपर। तो 1 कितनी दफा आया है? 2 टाइम्स, तो मैं ओरिजिनल एरे में 2 दफा 2 रिपीट कर दूंगा। 2 कितनी दफा आया है? 2 टाइम्स, मैं ओरिजिनल एरे में 2 दफा 2 रिपीट कर दूंगा। सॉरी, मेरे से थोड़ी सी गलती होगी, मैं उसको दुरुस्त कर लूं। 1 कितनी दफा आया है? 2 टाइम्स, तो मैं ओरिजिनल एरे में 2 दफा 1 रिपीट कर दूंगा। 2 कितनी दफा आया है ओरिजिनल एरे में? 2 टाइम्स, तो मैं उसके बाद 2 दफा 2 रिपीट कर दूंगा। 3 कितनी दफा आया है ओरिजिनल एरे में? मैं उसके बाद 3 रिपीट कर दूंगा। 4 कितनी दफा आया है? मैं रिपीट कर दूंगा। 5 कितनी दफा आया है? मैं रिपीट करूंगा, कुछ नहीं आएगा। और 6 कितनी दफा आया है? मैं यहाँ पे रिपीट कर दूंगा। सो एज अ रिजल्ट मेरे पास उस एरे में ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये एग्जैक्टली वही वैल्यू हैं, ये 1 और ये वाला 1, ये 2 और ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 6। मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया है, मैंने काउंटिंग और रेपिटिशन की है। ये एक नई एरे मैंने बनाई है, उसमें मैंने काउंट रखा है और फिर मैंने रिपीट किया है। तो एक मेरा लूप n टाइम्स यहां चला है, एक मेरा लूप इस एरे का साइज अगर k ले लें तो यहां चला है, और तीसरा लूप जो है वो इसमें वैल्यूज को ओवरराइट करने में चला है। तो बेसिकली थीटा ऑफ n एल्गोरिदम, थीटा ऑफ n लूप यहाँ पे है, थीटा ऑफ k यहाँ है। तो ओवरऑल इस एल्गोरिदम का जो रनिंग टाइम है वो थीटा ऑफ n प्लस k हो जाएगा। थीटा ऑफ n प्लस k। अब अगर k जो है वो लेस देन n है तो ये वाला थीटा ऑफ n हो जाएगा। और अगर k जो है वो कंपेरेबल टू n है, बेशक 2 टाइम्स n है, तो इसका आंसर, ठीक है, थीटा ऑफ 3n हो जाएगा। और थीटा ऑफ 3n मीन थीटा ऑफ n। तो इन दैट सेंस अगर हम k को कह लें कि वो आइदर लेस देन n है या k कंपेरेबल टू n है, तो ये एक लीनियर टाइम सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। और अगर k जो है वो वेरी वेरी लार्ज है एज कंपेयर्ड टू n, if k is very very large as compared to n, then it is not theta of n। ठीक है, तो ये बेसिकली एक छोटा सा आइडिया है एल्गोरिथम के पीछे कि अगर हम कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग करते हैं तो वो तो प्रूवन है कि उसका डिसीजन ट्री जो है वो रीचेबल लीफ पर जहां परम्यूटेशन मौजूद है, सॉर्टिंग एरे मौजूद है, वहां तक पहुंचने के लिए n log n कंपैरिजंस करेगा, मिनिमम n log n कंपैरिजन करेगा। तो कोई भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट n log n से बेहतर नहीं हो सकती। तो फिर जब हमने कंपैरिजन के बगैर सॉर्टिंग करनी है तो वह कैसे करनी है, उसका एक तरीका ये आपके सामने मैंने रखा है। यहां आप ये ध्यान में रखें कि अगर यहां पर वैल्यूज नंबर्स में ना होती, इंटीजर्स ना होते, मैंने कहा ना कि ये 2 जो है इसको देखो और क्या करो, 2 इंडेक्स में इंक्रीमेंट कर दो। अगर इंडेक्स में ही 2.5 होता तो नीचे वाली इंडेक्स में एरे तो वो इंडेक्स बन ही नहीं सकता था। इसलिए ये बड़ा एक स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम है विच ओनली वर्क्स फॉर एरे ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स भी इतने कि उनका जो रेंज है वो n के कंपेरेबल है, क्योंकि अगर इसमें रेंज जो है वो 0 से लेके 6 वैल्यूज हैं तो नीचे वाली जो है उसमें हमें 6 वैल्यूज चाहिए होंगी। छोटी एरे जो है वो 6 की बनेगी। और अगर ऊपर वाली रेंज में जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा, उसमें डाइवर्सिटी मौजूद है, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं उसके अंदर, तो फिर लीनियर सॉर्ट एल्गोरिथम डेफिनेटली इतना अच्छा काम नहीं करेगा। जैसा कि अगर आप इस एरे पे देखें तो इस एरे के अंदर बेशक 2, 5, 100, 3,
35 और 800 मौजूद हैं, तो इसके लिए वो जो नीचे वाली एरे चाहिए होगी उसमें 800 का इंडेक्स होगा, जिसमें काउंट 1 आएगा, बाकी सारों में 0 आएगा। यहाँ 300 का यूनिट होगा, वहां 1 होगा, बाकी सारों में 0 होगा। 35 का जो इंडेक्स है वहां 1 होगा, बाकी सारों में 0 होगा। 3 और 2 के इंडेक्सेस के ऊपर 1 होगा और यहाँ पर 0 होगा। तो बेसिकली ये 5 नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए मुझे 800 का लूप लगाना पड़े, वो तो कोई अक्लमंदी नहीं है। इसी तरह क्योंकि मैं इंडिसेस के ऊपर काउंटिंग कर रहा हूं, ठीक है, तो इंडिसेस में जो काउंटिंग है उस केस में यहाँ इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये बड़ी एक लिमिटेड सी सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें हम सिर्फ इंटीजर्स को सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसका नाम है काउंटिंग, कि हम क्वेश्चन है सर काउंट करके करें। हाँ, मैं बेटा क्वेश्चन अभी पूछने लगा था आपसे। तो इसमें बेसिकली हम काउंट करके सॉर्ट करते हैं चीजों को, हम कोई कंपैरिजंस नहीं करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन कर लें फिर मैं कंक्लूड करता हूँ। सर आपने कहा है कि जो बिगेस्ट वैल्यू यहाँ पे 800 है, तो 800 का लूप लगेगा। सर 800 का नीचे लूप वाली एरे में, नीचे वाली एरे में जी नीचे वाली रे में सर वो तो नहीं लगना चाहिए। वो तो एक दफ़ा हमने 800 के साइज की रे बना दी है, हमने सिर्फ उसके 800 इंडेक्स पे जाना है और उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देना, तो वो लूप की जरूरत नहीं। नहीं, मैं अभी अगर आपको दोबारा वापस लेके जाऊं ना ऊपर वाले पोर्शन में, तो देखिए यहाँ पे खैर काफी ज्यादा पेन वर्क हो चुका हुआ है। लेट्स सी कि मैंने कहा एक लूप तो हम इस ओरिजिनल एरे पे लगाएंगे ना, जिससे हम इसके काउंट मैनेज करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा लूप जो है वो इस नीचे वाली एरे पे लगाएंगे, इस एरे पे। हम यहां पर देखेंगे कि इसके फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू मौजूद है, ठीक है, वो 2 है, तो ऊपर वाली एरे में 2 दफा 1 लिखेंगे, फिर यहां इंक्रीमेंट करेंगे और यहां देखेंगे कि इस 2 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो 2 है, तो इस एरे में 2 दफा 2 लिखेंगे। फिर हम तीसरे इंडेक्स पे जाएंगे, यहां भी 2 पड़ा हुआ है, तो फिर 2 दफा 2 लिखेंगे। तो इस एरे के ऊपर भी एक लूप बाद में लगेगा और वो लूप इस के साइज का होगा। ओरिजिनल एरे तो मेरी एन साइज की है ना, ये एन साइज की एरे है, लेकिन नीचे वाली जो एरे है वो के साइज की है, वेयर के इज द लार्जेस्ट वैल्यू अपीयर्ड इन द ओरिजिनल एरे। तो ये बेसिकली मैं आपको वहां कह रहा था कि वहां पर हमने ये करना है, दूसरा लूप भी लगना है जो के साइज का है। तो अगर के which depends upon the range of value in the original array, अगर वो बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर ये वाला लूप बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा ओवर द ओरिजिनल। इन दैट केस फिर ये काउंटिंग सॉर्ट जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। हाँ जी, स्टूडेंट को और क्वेश्चन हो? अच्छा, खैर ये काउंटिंग सॉर्ट का यहाँ जो एल्गोरिथम दिया हुआ है, हम काउंटिंग सॉर्ट का एक सिंपल एल्गोरिथम भी बना सकते हैं जैसा मैंने आपको समझाया है, लेकिन यहाँ जो इसने एल्गोरिथम दिया है, इस एल्गोरिथम में बेसिकली उसने काउंटिंग सॉर्ट को स्टेबल सॉर्ट बनाने की कोशिश की है। स्टेबल सॉर्ट का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल एरे में जो वैल्यू पहले अपीयर हुई है, सॉर्टेड एरे में भी वो वाली वैल्यू पहले ही अपीयर हो, ठीक है। मैं छोटी सी मिसाल देके आज इसको कंक्लूड करता हूँ, बाद में आते हैं। सो 1 2 1 3 1 3 2 2, इसको जब हम सॉर्ट करेंगे तो सॉर्ट करने के बाद मेरे पास सॉर्टेड एरे आएगी 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3। इस पे तो कोई शक नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो 1 है वो इन तीनों में से कौन सा है? तीनों ही 1 है, लेकिन कौन सा 1 है ये वाला? ये वाला 1 इन तीनों में से कौन सा है? ये वाला 1 इन तीनों में से कौन सा है? तो अगर सॉर्टिंग ऐसे हो कि उनकी जो ओरिजिनल तरतीब है वो चेंज ना हो, इसी तरह ये जो पहले 2 अपीयर हो रहा है, सॉरी, उसके बाद जो 2 अपीयर हो रहा है, जो
इसी तरह जो पहले 3 अपीयर हो रहा है, जो बाद में 3 अपीयर हो रहा है, उनकी जो ओरिजिनल एरे में रिलेटिव पोजीशनिंग है, सॉर्टेड एरे में भी उसके बाद वही रिलेटिव पोजीशनिंग रहे, तो ऐसी एरे को, ऐसी सॉर्टिंग को हम कहते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। अच्छा, यहाँ पर नंबर्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये कीज हैं और इनके साथ पूरे पूरे रिकॉर्ड्स एसोसिएट हुए हैं, ये सिर्फ कीज हैं जो डुप्लीकेट हो रही हैं, तो रिकॉर्ड में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला रिकॉर्ड इधर आएगा, ये वाला जो रिकॉर्ड है, सॉरी, ये वाला रिकॉर्ड इधर चला जाएगा और ये वाला रिकॉर्ड इधर आ जाएगा। तो इससे हमें जो रेस्ट ऑफ द डेटा है वो अपनी तरतीब में ही रहता है, ऑल्दो कि की से कोई फर्क नहीं पड़ता कि की कहां पर है, क्योंकि कीज तो सेम है। तो इसको हम, ऐसी सॉर्टिंग्स को हम कहते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। तो ये जो एल्गोरिदम आपकी बुक में गिवन है काउंटिंग सॉर्ट का, वो बेसिकली सॉर्टिंग भी करता है काउंटिंग के जरिए और स्टेबल भी रखता है एरे को। तो स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिदम जो है उस बुक में गिवन है। बाकी एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है, क्या आपने ए एरे को सॉर्ट करना है, बी एक ऑक्सिलरी एरे है, टेम्परेरी एरे है, और आपको जो रेंज गिवन है वो के तक है। तो सबसे पहला स्टेप तो वही लिया कि जो सी एरे हमने नई बनाई है, टेम्परेरी एरे, उस सारी एरे में हमने 0 स्टोर कर लिया। फिर ओरिजिनल एरे के ऊपर हमने लूप चलाया और सी ऑफ ए ऑफ जे को सी ऑफ ए ऑफ जे प्लस 1 कर लिया। इससे हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी। सी एरे में, ए एरे में जो वैल्यूज मौजूद हैं उनके हर वैल्यू की एप्रोप्रिएट इंडेक्स के ऊपर काउंटिंग आ जाएगी। इसके बाद टू मेक इट स्टेबल, जो सी एरे है उसको इक्यूमुलेट कर लिया गया है, उसमें सिर्फ काउंटिंग नहीं रहने दी गई, बल्कि ये कहा गया है कि इस वैल्यू से नीचे नीचे इतनी वैल्यूज मौजूद हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्यूमुलेशन कर ली गई है। और उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में फॉर j इज इक्वल टू a डॉट लेंथ डाउन टू 1, बी एरे के अंदर c ऑफ a ऑफ j में वो वैल्यू प्लेस कर दी गई है जो a ऑफ j में है। सो a ऑफ j की वैल्यू को जब b ऑफ c ऑफ a ऑफ j में प्लेस करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे स्टेबिलिटी आ जाएगी। और नेचुरली उसके बाद चूंकि c को हमने एक्यूमुलेट किया था सारी वैल्यूज को, तो हम c को सब्ट्रैक्ट भी करते जाएंगे बाय वन वैल्यूज। तो ये एल्गोरिथम जो है, इसमें सिंपली एक नई चीज की एडिशन है और वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए ये एक्यूमुलेशन है। तो यहाँ पर मैं लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ। सादा सा सीधा सा एल्गोरिथम है, कोई कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम नहीं है। एरे आगे इस बुक में गिवन है, इधर है, पीछे है, हाँ ये ठीक है, ये ओरिजिनल एरे है, ये सी एरे है। आप फर्स्ट आइट्रेशन तो बड़ी आसानी से हो जाती हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लूप लगा के यू कैन फाइंड आउट कि अल्टीमेटली ये वाली जो वैल्यूज हैं ये बी एरे में इस तरह अपीयर हो जाएंगी और वो इसकी सॉर्टेड स्टेट होगी। तो आप कोशिश करें कि इसको, इस एल्गोरिथम को, ये जो पेज 195 के ऊपर मौजूद है, डिफरेंट एरेज के ऊपर इसको 1-2 दफ़ा ट्राई रन कर लें, यू कैन हैव अ प्रैक्टिस ऑफ इट। बाकी रनिंग टाइम तो इसका बड़ा सिंपल है, थीटा ऑफ के लूप है, थीटा ऑफ एन लूप है, थीटा ऑफ के लूप है, थीटा ऑफ एन लूप है। तो टोटल रनिंग टाइम इज n प्लस के प्लस n प्लस के। तो 2n plus 2k means n plus k is the running time of this algorithm. It depends upon k कि वो कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो ये एक सिंपल सी सॉर्टिंग टेक्निक। ये स्टूडेंट कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज फिर कंक्लूड करते हैं। सर तो दो यार, कोई एक स्टेबल इंटरनेट रख लें, खाली लेक्चर्स के लिए एक सेपरेट रख लें। सर से को लेक्चर ही ना ली। सर ये दाऊद सर एग्जाम्स का क्या है, मतलब कब वो होंगे? तो नहीं, अभी तक कुछ एग्जाम्स के मुतालिक जो है वो हमें आइडिया नहीं है। कुछ बातें हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जब तक कोई ऐलान नहीं हो जाता तब तक
वी कांट से। थोड़ा सा हिंट अगर टिप अगर आप चाह रहे हैं तो मैं ये सुनने में ऐसा आ रहा है ज़रूर कि यूनिवर्सिटी जो है वो कोई ऐसी टेस्टिंग कर रही है कि किसी तरीके से कोई एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन पॉसिबल हो सके। तो वो टेस्टिंग कितनी बेहतर होती है, कितनी इफेक्टिव होती है, वो अपने तौर पर अभी उसके ऊपर यूनिवर्सिटी वाले देख रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PUCIT, बट पंजाब यूनिवर्सिटी के लेवल के ऊपर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज कर रही हैं। तो अभी तक हम टीचर्स को कुछ नहीं बताया गया कि ये एग्जाम्स कैसे होने हैं। तो अभी तक फाइनल यही है कि ईद से पहले आपकी क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस। उसके बाद ईद होगी इंशाल्लाह। ईद के बाद अगर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जी यूनिवर्सिटी खुल सकती है, तो 2 हफ्ते की फेस टू फेस रेगुलर क्लासेस होंगी, और उन 2 हफ्तों के बाद जो तीसरा हफ्ता होगा उसमें आपका रेगुलर एग्जाम होगा। अगर कोई नई डेवलपमेंट होती है तो इंशाल्लाह आपके साथ कम्युनिकेट कर ली जाएगी। सर तो ग्रेडिंग का क्या सीन होगा? किस चीज का? उमर दोबारा ग्रेडिंग का फिर क्या सीन होगा? हाँ, मैंने आपसे ये कहना है कि यूनिवर्सिटी इज टेस्टिंग समथिंग कि किसी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन जो है वो हम कर लें। तो अगर यूनिवर्सिटी ने उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया और उन्होंने 1-2 डिपार्टमेंट के ऊपर उसे अप्लाई करके देख लिया, तो उस सूरत में हो सकता है आपका एग्जाम जो है वो ऑनलाइन हो जाए। लेकिन अभी तक जो हमारे पास एक सॉलिड रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसके मुताबिक 31 मई तक गवर्नमेंट ने छुट्टियां की हुई हैं। ईद जो है वो 24-25 को इंशाल्लाह है। ईद से पहले पहले हमने क्लासेस ऑनलाइन जो हैं वो कंक्लूड करनी है, और चूंकि 31 मई तक छुट्टियां हैं तो 1 जून से यूनिवर्सिटी खुल सकती है। समर वेकेशन ऑफ हो जाएगी जो हमने नहीं की। हम 1 जून से आएंगे, 2 वीक्स आपको क्लासेस पढ़ाएंगे ताकि आपका 32 लेक्चर्स या जितने भी हमने कैलेंडर बनाया हुआ है वो पूरा हो जाए। उसके बाद हम आपका रेगुलर एग्जाम लेंगे जैसे PUCIT में एग्जाम होता है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे इफ्स एंड बट्स इन्वॉल्व है। क्या गवर्नमेंट जो है वो 1 जून को इजाजत देगी कि हम स्टूडेंट्स को कैंपस में आने दें? अगर तो स्टूडेंट्स को कैंपस में आने की गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी तो फिर शायद यूनिवर्सिटी जो टेस्ट कर रही है वो हमें फोर्स करे कि आप इनका ऑनलाइन एग्जाम लें। तो ये सारे अभी इफ्स एंड बट्स हैं, इसलिए इनके ऊपर कहना कुछ डिफिकल्ट है। आप तैयारी अपनी मुकम्मल रखें। सर क्वेश्चन मसले में मेरा ये है कि जो मींस के जैसे पहले होता था, मतलब 100 में से मार्क्स लगते थे, CGPA होता था, तो इस मरतबा भी को वैसे ही सीन होगा या फिर कोई पास फेल वाला सीन होगा? मैंने कहा अभी तक हमें कोई इतला नहीं है। बहुत सारी बातें पीछे यूनिवर्सिटी लेवल पे चल रही हैं, लेकिन हम तक यानी कि टीचर्स तक अभी तक कोई बात नहीं पहुंची। ये वो क्या कहते हैं ना कि उड़ती उड़ती बातें आ रही हैं, तो मैंने भी उड़ा दी हैं आपके लिए। आपने पहले ही सुन रखी होंगी, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। नहीं सर, वो कोई स्क्रीनशॉट रोम कर रहा है सर उनका। मैंने वही कहना, हाँ मैंने वही कहना, आपने भी सुन रखी है, मैंने भी सुन रखी है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिस ऑर्डर जिसे हम कहते हैं ना एक कॉन्क्रीट फॉर्म पे कि वी हैव टू डू दिस, ऐसा कुछ नहीं हमें पता लगा। ठीक है, आप अपनी तैयारी, बस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी तैयारी जो है वो सब्जेक्ट्स के साथ साथ रखें। यूनिवर्सिटी जो भी करे आपको रेडी होना चाहिए, लेकिन आपको ड्यू टाइम इंशाल्लाह उससे पहले पता लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये कहेंगे जी कल आपने एग्जाम देना है, आपको वेल बिफोर कर दिया जाएगा। जी उमर दोबारा बोलिएगा, मैं बोल रहा था मैंने सुना नहीं। सर मैं कह रहा था कुछ ऐसा सीन हो जाए कि मींस के जैसे आपने एक दफा पहले कहा था कि पास फेल वाला सीन हमने पहले भी किया हुआ है, क्योंकि सर CGPA का अगर सीन हो गया तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा और सबका होगा। ये इस बात का मेरे ख्याल से सबको अंदाजा है। ये वो बड़ों को भी इस चीज का अंदाजा है, वो इस चीज के ऊपर भी सोच रहे हैं, बट लेट्स सी अभी आने दें क्या होता है। अभी आप इस पे ना जाएं, अभी आप तैयारी रखें बस, ठीक है ना। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।